हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? हाँ, रिवीजन किया? पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नाम तो सुना ही होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन यूजुअली बहुत हमने पढ़ा इसके बारे में, काफ़ी कुछ पढ़ा। याद है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या था? बहुत कुछ पढ़ा हमने। एक तो पढ़ा था केस 1, उसमें सिंपल केटायन बन रहा था। केस 2 पढ़ा, उसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा था। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन ऐसा कार्बोकेटायन था जिसमें कार्बन पर प्लस होता तो था, लेकिन यूजुअली हम रिप्रेजेंट नहीं करते थे। हमने उस पर काफ़ी जोर दिया था, काफ़ी एनर्जी लगा के आपको समझाया था। आई होप आपने समझा भी होगा। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना था। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के केस में क्या क्या कंडीशन थी? केस 1 और केस 2 में कंडीशन की बात करते हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट था, फॉर्मेशन ऑफ NCC-RDS था। रीअरेंजमेंट हो रहा था या नहीं हो रहा था? बताओ, इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल था या नहीं पॉसिबल था? नो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रीअरेंजमेंट से पहले ही वो जो ए एटम था, हमने ए माना हुआ था, वो उस केटायन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। एक और सिन एडिशन था या एंटी एडिशन था? याद करो याद करो याद करो। सिन एडिशन था या एंटी एडिशन? इट वाज एंटी एडिशन, क्योंकि इस तरीके से एनसीसी था, नीचे ए लगा हुआ था। तो जिसे भी अटैक करना था वो ऊपर से अटैक करेगा, ताकि नीचे से ए हट जाए। नीचे से क्यों अटैक नहीं कर रहा? नीचे तो ए लगा हुआ है। नीचे अगर ए है, सो नो वन कैन अप्रोच फ्रॉम द सेम साइड जिधर ए लगा हुआ है। ओके, केस 1 में बात करते हैं। केस 1 में रीअरेंजमेंट भी हो सकता था, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटायन है, सिंपल क्लासिकल कार्बोकेटायन बोले। नॉर्मल केटायन मतलब क्लासिकल कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट भी हो रहा था। एडिशन की टाइप बताओ, वहां एडिशन सिन था या एंटी? तो मैं आपको बता दूं, वहां दोनों टाइप के एडिशन हमें देखने को मिले थे, सिन भी और एंटी भी। ओके, सो हम थ्योरी में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको होमवर्क डिस्कस करूंगा, जो पिछली क्लास में मैंने आपको दिया था। एक तो था DPP 14 और एक था सीट। तो लेट्स स्टार्ट इट विद होमवर्क। होमवर्क डिस्कशन करेंगे हम, और ये है आपका DPP 14। DPP 14 आपके पास है। मैं इसके आंसर्स पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ए का आंसर है दोस्त QS, बी का आंसर है PR, सी का आंसर है PR, डी का आंसर है PS। ठीक है, सेकंड का आंसर है AB, C, थर्ड का आंसर है AC, फोर्थ का आंसर है BD, फिफ्थ का आंसर है D, सिक्स का आंसर है 6 में फर्स्ट का आंसर है 6, सेकंड का आंसर है 2, थर्ड का आंसर है 0, फोर्थ का आंसर है 2 और फिफ्थ का आंसर है 4। 7 का C है 8th का D है 9th का B है 10th का C। तो ये आपके DPP के आंसर्स हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। तो एक एक ऑप्शन पर मैं उसके आंसर के लिए बातें बोलूँगा, किस तरीके से वो आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के ए को देखें, ए को। तो अगर आप ए को देख रहे हैं तो क्वेश्चन ये है, ध्यान से देख लें आप। मैं H नहीं बना रहा हूं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मिरर इमेज है। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होते हैं बताइए? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और साथ में क्या है? मिरर इमेजेस। दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या बोलेंगे? बोलिए, एनेंसियोमर्स भी बोलेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलेंगे। ऑप्टिकल शो कर रहे हैं भाई साहब, क्या टेंशन ले रहे हो? ऑप्टिकल शो कर रहा है और एनेंसियोमर है। ठीक है, अब आप कहोगे सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसे चेक कर लेते हो इतनी जल्दी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मेरे भाई, नो POS, नो COS, नो AA OS।
ये कंडीशन होती है नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी की, ना तो पीओएस हो, ना सीओएस हो, ना डबल एओएस हो। तो आप इसमें देखें, आप सर के बल खड़े हो जाइए, कुछ भी करिए, इसके अंदर ना पीओएस मिलेगा, ना सीओएस मिलेगा, ना डबल एओएस मिलेगा। तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये एनेंसियोमर्स भी हैं। लेकिन मजेदार एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है। अब कहोगे ऐसा कैसे मुमकिन है, ये एनेंसियोमर भी है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है। हाँ मेरे भाई, जरा ध्यान से इस डबल के क्रॉस देखो, इस डबल के क्रॉस ये जीआई शो कर रहा है। अब आप कहोगे इस डबल के क्रॉस ये जीआई कैसे शो कर रहा है, तो मन की आंखें खोलो और प्यार से बोलो कि इसका कन्फिगरेशन आर है या नहीं। आप देखेंगे इसका कन्फिगरेशन आर है, उसका एस है। और अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो इसका कन्फिगरेशन आर है, इसका एस है। और अब आप सब ये देख सकते हैं कि इस कार्बन पर दो अलग चीजें हैं, H एंड मिथाइल। इस कार्बन पर दो अलग चीजें हैं और इस कार्बन पर भी दो अलग चीजें हैं। देखिए इधर R है, इधर S है ना जनाब। तो डबल बॉन्ड के क्रॉस हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इधर देखो, इस कार्बन पर ये दो अलग चीजें हैं और इस कार्बन पर भी दो अलग चीजें। क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं। आइए देखते हैं कैसे। मेरे भाई, अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो H और मिथाइल में कौन सी प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं? CIP प्रायोरिटी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा, H और Me में Me की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, R और S में R की ज्यादा होती है, ये अपोजिट। सो दिस इज E, दिस इज Z। तो मेरे भाई ये आपके क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जहां तक देखा जाए तो बस पहला ऑप्शन ही ऐसा है जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला था। बी ऑप्शन इज वेरी क्लियर, ऑप्टिकल नहीं है, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ध्यान से सुनिए, बी ऑप्शन में दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल सेंटर है नहीं, तो ये ऑप्टिकल नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कर रहा है। सी के तो बात ही अलग है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही अलग अलग है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। और अगर हम बात करें डी की, तो डी में अगर आप ध्यान से देखें, सो दे आर मिरर इमेजेस, दे आर एनेंसियोमर्स। सो ये बहुत क्लियर है, एनेंसियोमर्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेकंड में आपने केटायन बनाया होगा और वो केटायन को फिर रीअरेंज कराया होगा क्योंकि रिजोनेंस हो रहा है। तो इसका आंसर बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। थर्ड में क्या आ जाएगा? सेकंड का आंसर ए बी सी ना, सेकंड में ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। थर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है आप सब जरूर जानना चाहेंगे, तो थर्ड का आंसर, थर्ड में करेक्शन कर लें, थर्ड का आंसर ए सी नहीं है, थर्ड का आंसर जो है जो सिंगल होगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट बोला गया है, मेजर प्रोडक्ट कोई एक होगा, तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा। थर्ड का आंसर जनाब केवल ए है। ध्यान से देखें, थर्ड अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम अभी आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये है प्रोपीन, ठीक है, तो इसमें पहले डाला गया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि H2SO4 ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। तो H2SO4 केस 1 का है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, केस 1 केस 2, क्योंकि केस 1 में देखें H+ या D+ बन रहे थे, तो बहुत क्लियरली हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए मैं आपको केस 3 सॉल्व करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक मजेदार चीज है इसमें, बाकी बहुत आसान है। H2SO4 क्या देगा भाई? न्यूक्लियोफाइल है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, H+, इस पे H+ जाएगा, H+ जाएगा, तो मेरे भाई ऐसी एल्कीन घूमेगी। ये तो आपको पता है एल्कीन पोलराइजेशन कैसे होगा, बीच में कैटायन, एल्कीन में पाई बॉन्ड ऐसे पोलराइज करो। देखो एक टेक्निकल तरीका है कि लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट देखो, पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव। और अगर आप ये नहीं देखना चाहते, अगर आप आलसी आदमी हैं, तो आप फिर एक थोड़ा सा डाइल्यूटेड कॉन्सेप्ट है कि केटायन स्टेबिलिटी देखो। तो ये देखें बीच में केटायन ज्यादा अच्छा बनेगा, तो यहां आया माइनस। देखिए मैं बोलता हूं, लिखता क्या हूं इसमें ध्यान से देखिए, ये पोलराइज हो रहा होगा तो यहां माइनस आ रहा होगा, माइनस H+ ले रहा होगा तो बीच में क्या आ गया? प्लस। अब ये केटायन रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ये केटायन रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। सिंस ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, तो मैं ये बात मानता हूं कि आपके भेजे में इतनी बात आई है
कि ये H प्लस एंड HSO3 माइनस OSO3H माइनस ये रहेगा, तो OSO3H माइनस ये इस पे अटैक कर जाएगा। हमारे पास और कुछ है ही नहीं ना दोस्त, ये इस पे अटैक कर जाएगा। अब ध्यान से देखना, जब ये इस पे अटैक करेगा तो सबसे मजेदार चीज ये है कि ये यहाँ जुड़ेगा, कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन होने के बाद ये मैंने इसका थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर बनाया है। ओपन स्ट्रक्चर तमीज से बोलते हैं ना, ओपन स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। लेकिन ये पहले रीजेंट के बाद है, जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है उसका है, ये फर्स्ट है। इसके बाद जनाब डाला गया है H2O जिसमें O18 है और साथ में H प्लस, समझने वाली बात है। अब डाला गया H2O जिसमें O18 है और ये H प्लस। अच्छा, ध्यान से सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा अभी ध्यान से कि ये है न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये है न्यूक्लियोफाइल। और बताओ इसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है? ऑक्सीजन, उसी पर तो लोन पेयर है भैया। न्यूक्लियोफिलिक साइट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H2O में O के पास है। देखो अब ध्यान से देखें इसे, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप अपनी बुद्धि लगाएं, ध्यान से देखें, इसकी कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक है। क्योंकि कोई भी लीविंग ग्रुप जैसी चीज को हमने, जैसे देखिए चाहे वो RCl हो चाहे ये हो, हमने इसे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल माना है। इलेक्ट्रोफाइल्स की थर्ड कैटेगरी में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी है। ठीक है, अब समझें जरा। तो वाटर इस पे अटैक करेगा, वाटर इस पे अटैक करेगा। अब वाटर को इस कंपाउंड में दो जगह प्लस दिख रहे हैं, एक यहां दिख रहा है इस कार्बन ऑक्सीजन की वजह से, ये देखें, एक तो ये दिख रहा है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखें तो इस सल्फर ऑक्सीजन या इस सल्फर ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे प्लस, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, या तो इस सल्फर पे दिख रहा है ये प्लस डैश के साथ और ये माइनस। तो अब आपको ये सोचना है कि वाटर इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ के यहां अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा, इसे तोड़ेगा, या यहां अटैक करेगा, इसे तोड़ेगा। सोचने वाली बात आपके लिए है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन इज टफ टू ब्रेक, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, ये सिग्मा बॉन्ड है। जबकि अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो वो क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, वाटर इस सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ेगा, इस सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ेगा, जिससे कि ये डिकम्पोज हो जाएगा। पहले वाटर अटैक करेगा, उसके बाद ये डिकम्पोज होगा। तो आपको सीखना ये है कि इस स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है, यहां पर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हुई है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हुई है। आप इसका एग्जैक्ट इस स्टेप का थोड़ा और क्लियर मैकेनिज्म आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। फिलहाल आप समझें, अब मैं आपसे और इजी तरीके से पूछता हूं और इजी तरीके से समझाता हूं कि इस कार्बन पर अगर मैं आपसे पूछूं प्लस ज्यादा है या इस सल्फर पर प्लस ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग को यह बोलना चाहिए कि सल्फर पर ज्यादा है, क्योंकि ये चारों तरफ ऑक्सीजन से लगा है। समझे आप, चारों तरफ ऑक्सीजन से लगा है। तो वाटर यहां अटैक करेगा, वाटर यहां अटैक करेगा, और यहां अटैक करने के बाद मैकेनिज्म में ये टूटता है। तो ये टूटेगा, तो आपको देखने वाली चीज ये है कि ये जो 18 वाला 18 ऑक्सीजन है, 18 ऑक्सीजन वो तो सल्फर में जा रहा है। 18 ऑक्सीजन किधर जा रहा है? सल्फर में। और ये O माइनस, ये अनब्रांडेड, ये क्या है? अनब्रांडेड। O18 को हमने ब्रांडेड बोला, O18 को हमने ब्रांडेड बोला है, तो ये अनब्रांडेड ऑक्सीजन है, ये माइनस के साथ निकलेगा और ये H प्लस उसे सहारा दे देगा, और आपकी किस्मत में है ये अनब्रांडेड अल्कोहल, ये अनब्रांडेड अल्कोहल। सो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां देखने को मिली है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, किस वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हुई है। वाटर ने सल्फर पर अटैक किया है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि सल्फर पर अटैक हुआ तो उसके बाद ये बॉन्ड कैसे टूटी? थोड़ा सा धैर्य रखें, आने वाले सही जगह पर आपको इसकी पूरी डिटेल मैकेनिज्म बताई जाएगी। फिलहाल दो चीजें क्लियर हैं, ये रिएक्शन का यहां तक आना क्लियर है, फिर ये भी क्लियर है कि सल्फर पर अटैक होगा क्योंकि सल्फर पे प्लस ज्यादा है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर सल्फर पे अटैक हुआ है तो यही वाली बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगी, और वे हमें ये आंसर आएगा। थर्ड के आंसर में करेक्शन है, इसका आंसर केवल ए है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछा गया।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 1 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत मजेदार भी है, ध्यान से देखेंगे। दरअसल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिवर्सिबल होता है। क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? रिवर्सिबल होता है। क्लियर? तो इसलिए आपको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर बन रही है तो आप उसके साथ जाएं। लाइक फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड है, OH है एंड इथाइल। ठीक है, सो अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो H प्लस वुड प्रोवाइड यू 2 पाथ। एक में H प्लस ऊपर जा सकता है, एक में H प्लस नीचे जा सकता है। तो अगर H प्लस ऊपर जाता है, यहां पर तो नीचे वाला कर लेते हैं, अगर वो OH2 प्लस पे जाता है एक, और अगर वो ऊपर जाता है OH प्लस डबल डबल और OH और ये। क्लियर? तो आप जरा नीचे वाले को देखें, इसमें 3 जगह प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, एक्चुअली 4 जगह है, O पर भी थोड़ा प्लस है। तो अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं, इसके क्या बनाऊं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखिए, जिसमें यहां प्लस होगा, ये OH और ये। क्लियर? अब देखिए इस केटायन, हर केटायन का क्या होता है? ड्रीम, सपना। तो ये सपना पूरा करना चाहेगा तो ये इथाइल माइग्रेट हो जाएगा, एंड वंस इथाइल माइग्रेट्स, OH डबल और यहां क्या आ गया? OH, ये इधर, ये प्लस। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस, आप कुछ भी करो, मंजिल एक है, प्रोडक्ट सेम आएगा। एक केस तो ये है जनाब कि आपने यहां से H हटाया, जैसा कि हम एलिमिनेशन में करते हैं, यहां से H हटाया और ये वापस एरोमेटाइज हो गया। सारे लोग देखें, इधर OH, इधर OH और ये इथाइल, ये आंसर आ गया। दूसरा केस था कि आप बैक बॉन्डिंग कर देते। ठीक है, बैक बॉन्डिंग करते उससे डबल बॉन्ड O आता। ध्यान से देखिए, अगर आप बैक बॉन्डिंग करते तो जनाब उससे डबल बॉन्ड O आता, जो टॉटोमराइज हो जाता और आपको फिर से एरोमेटिक प्रोडक्ट देता। क्लियर? ऊपर वाले केस में अगर आप वाटर निकालते यहां पर, तो दरअसल ये केटायन बहुत अनस्टेबल बनता। अब आप कहोगे आपको कैसे पता ये केटायन इतना अनस्टेबल है? बहुत अनस्टेबल बोल रहे हो आप। यस, जस्ट लुक एट, ये प्लस भी 3 जगह है, यहां, यहां और यहां। ये प्लस 3 जगह है, और आपको पता है पूरी केमिस्ट्री में नोटिस करना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोटिस करना, कार्बोनाइल के बगल में प्लस अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसके खुद के कार्बन पर क्या होता है? प्लस। मैंने बोला है पिछली क्लासेस में, मैंने आपको बोला है यहां खुद प्लस है, जिसकी वजह से ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो ऊपर वाला पाथ बहुत स्लो भी होगा, और उससे अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। दैट वुड बी लाइक, ऐसा बना देता हूं, ये प्रोडक्ट मैं ऐसा बना देता हूं, इसमें क्या आएगा बताइए? यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, डबल, ये आ जाएगा। तो ये एरोमेटाइज नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, इसलिए नीचे वाला आंसर हो जाएगा आपका। ओके, फिफ्थ तो बहुत आसान है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड एनर्जी। हेट्रोलिटिक बॉन्ड एनर्जी कुछ नहीं होती, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी होमोलिटिक होती है, इसीलिए इन्होंने खुद वर्ड दे दिया। अगर बॉन्ड एनर्जी केवल लिखा होता, इफ ओनली बॉन्ड एनर्जी हैज बीन मेंशन्ड, तो आपको हेट्रोलिटिक नहीं लेना, होमोलिटिक लेना है। ये हमने 11th के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो वापस आते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने कि फिफ्थ में बॉन्ड एनर्जी जो यहां बोला जा रहा है ये थियोरेटिकल है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड एनर्जी मेरे भाई ये क्या होगी? 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। अगर बहुत स्टेबल आयन बन रहा है तो बहुत कम एनर्जी पे बन गया होगा। बहुत स्टेबल चीज बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। एक चीज है वो टूट के स्टेबल चीज में जाना चाहती है तो ऑलरेडी
उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। अगर कोई चीज़ टफ बनानी है, अनस्टेबल बनानी है, तो बनेगी क्यों? आप थोड़ा एनर्जी दे रहे हो, वो रेजिस्ट कर रहा है। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अगले प्रश्न पे चलें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ का यही है ना, चेक करते रहो यार, ये आंसर किसी और के हैं। लेट मी चेक। ये आंसर्स जो हैं, ये सारे आंसर एक बार चेक कर लें आप। ये आंसर्स चेक कर लीजिएगा। ये आंसर मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। ये मेरे पास जो आंसर्स हैं ये इसके नहीं हैं, करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। ये आंसर्स इसके नहीं हैं, तो आप यहां पर देख लें। मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको, अलग से बता दे रहा हूं। फोर्थ का आंसर क्या आ गया फिर बताइए जरा। फोर्थ का आंसर आ गया ए। फोर्थ का आंसर ए आ गया। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr बॉन्ड। फिफ्थ का मैं आंसर लिख दे रहा हूं। सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी फोर्थ की, फिर किसकी आएगी बताइए जरा? फर्स्ट की, फिर किसकी आएगी? मैं स्टेबिलिटी का उल्टा लिख रहा हूं, थर्ड की, और फिर किसकी आएगी? सेकंड की। चलो सिक्स पर चलते हैं। सिक्स कह रहा है कि एनेंसियोमर कौन सा है, तो आसान है यार। इसमें आपको क्या चेक करना है बताइए? मिरर इमेजेस चेक करनी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो आप जरा ध्यान से देखें तो बताइए सिक्स का पहला है क्या? ऊपर वाले की मिरर इमेज है, हाँ है। तो सिक्स का क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, ए के बाद बताइए बी है क्या? बी पहले वाले के नीचे मिरर रख दो, पहले वाले के नीचे मिरर रख दो तो बी भी आ गया। सी है क्या? सी में भी है, एनेंसियोमर्स हैं। और डी है क्या ये बताओ पहले? डी है क्या? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं है, आइडेंटिकल है। आपको क्या करना है? डी में आर और एस चेक कर लो, यू वुड गेट सेम आंसर आ रहा है। तो ए बी सी आंसर है सिक्स का। इसके मैं आंसर दे रहा हूं जो मेरे पास मुझे देख के समझ में आ रहा है। सेवेंथ का आंसर हो जाएगा आपका क्या? फोर। सेवेंथ का आंसर फोर है। ठीक है, एट्थ आंसर बहुत आसान है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट Cl माइनस वी हैव बेटर देन I माइनस। तो Cl माइनस I माइनस से अच्छा किसमें था? नॉन पोलर में नहीं था, सही है, और पोलर प्रोटिक में भी नहीं था, पोलर अप्रोटिक में था। तो ढूंढ लो पोलर प्रोटिक कौन कौन है एट्थ में। एक तो आपका थर्ड है, फिफ्थ है, ठीक है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है। थर्ड है, सिक्स्थ है। वैसे आइडियली आप आगे चलकर देखेंगे थर्ड बहुत ज़्यादा लिया नहीं जाता, एसीटोन इसमें लिया नहीं जाता, सॉरी फिफ्थ एसीटोन इसमें बहुत ज़्यादा लिया नहीं जाता है। बट फिर भी ये जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स लेने, और ये चार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही Cl माइनस I माइनस से बेहतर न्यूक्लियोफाइल था। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अभी तक हमने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा था, बट ये रिवर्ट रिएक्शन है। इसमें आपको एल्कीन दिया हुआ है और एल्कीन से आपको एल्कोहल बनाना है। और मेरे भाई बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक चांस आंसर बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे वापस करें। ये नंबर ऑफ एल्कोहल्स, तो मेरे भाई 5 एल्कोहल आएंगे, जहां तक मुझे इसका आंसर याद है। 5 एल्कोहल आएंगे जो सेम एल्कीन देंगे एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, 10th में आर और एस निकालना है, रेक्टस सिनिस्टर। सो विल डिस्कस इट, मैं इसके आंसर्स आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स में डिस्कस कर लूंगा 10th वाले के नेक्स्ट क्लास में। और ये 1 to 9 जो क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, जहां मुझे लग रहा था कि आपको डाउट होगा, वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। बाकी के आंसर्स हैं आपके पास। ठीक है, मैं आपको एक मिनट 1 to 3 के भी आंसर्स दे देता हूँ, 1 to 3 के भी आंसर्स दे देता हूँ। वेट,
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के भी आंसर्स दे देता हूं मैं आपको। देखें 3 का आंसर जो था वो ए था, मैंने बता दिया था। सेकंड का आंसर जो था वो ए बी, ये तो ठीक था यार, ए बी सी, तभी यहां पकड़ में नहीं आया ये। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की बात करते हैं, 1 में ए की बात करते हैं। ए का आंसर क्या है बताइए? ए आपका एनेंसियोमर्स है, यानी कि क्यू है, ठीक है, क्यू। और क्या है बताइए? ये आपका है एस, ठीक है, और टी, सही है। बी का आंसर लिखते हैं। बी का आंसर क्या है? आर टी, आर टी, ठीक है, आर टी आंसर है। सी का आंसर है पी, क्लियर, एंड आंसर आएगा टी। डी का आंसर क्या है? आर है भाई साहब, आर, क्लियर। डी का आंसर बताओ क्या है? बोलो बोलो, एनेंसियोमर्स हैं, तो है क्यू, ठीक है, ओनली क्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट डीपीपी 14 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आर और एस का है। ऑप्टिकल में या ज्योमेट्रिकल में आपने प्रायोरिटीज पढ़ी थी, उससे करना है। फिलहाल इतने आप समझ लें, ये मैं हटा रहा हूं। आइए बिंदास चीज पढ़ेंगे, बेहतरीन चीज पढ़ेंगे आज। अच्छा, हमने शायद सीट भी है हमारे पास, तो सीट में मैंने 1 से 29 क्वेश्चंस दिए थे, तो आधे उसके डिस्कस कर लेते हैं। सीट के आधे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किया आप लोगों ने? अरे याद रखिएगा, सीट की कॉपी एकदम अलग होनी चाहिए। थ्योरी कॉपी में कोई सीट के क्वेश्चंस नहीं करेगा, ना डीपीपी के, इसके ये पूरा अलग होना चाहिए, याद रखें ये बात। सीट अगर आपके पास है तो निकाल लें आप लोग। हम डिस्कस करेंगे, सीट थी कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल, क्लियर। 1 से 29 क्वेश्चंस मैंने आपको करने को दिए थे, एक्सेप्ट 9 क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से करेंगे। तो होमवर्क है ये सीट का, क्लियर। और सीट कौन सी है भाई? कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन में मोस्ट स्टेबल पूछा गया है, सी में रेजोनेंस है। सी में क्या है? रेजोनेंस है। सपना पूरा हो रहा है, कार्बोकेटायन का सपना पूरा हो रहा है। सेकेंड, अरे भाई साहब ये तो रहने ही दो, ब्रेड्स रूल नारियल, ब्रेड्स रूल नारियल, तो इसका भी आंसर सी है। ड्यू टू व्हाट? ब्रेड्स रूल, सही है। नारियल का मतलब जानते हैं? ना रियल, जो हाइपोथेटिकल हो, थर्ड क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है रीअरेंजमेंट कहां सोच रहे हो? तो आपने अरेंजमेंट के इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आपके लिए हलवा है, तो रीअरेंजमेंट कहां होगा? बी में होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये पूछ रहा है कितनी शिफ्ट इन्वॉल्व है। मेरे भाई इनिशियल कैटायन भी दिया है, फाइनल कैटायन भी दिया है, 1 2 शिफ्ट आपको काउंट करनी है। आप एक बार करेंगे तो 1 4 की रिंग 5 की रिंग हो जाएगी। फिर आप दूसरी फिर इसमें एक बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये बहुत आसान है, इसलिए आप इसे कर सकते हैं। तो मैं 4th को स्किप कर रहा हूं, आंसर पीछे दिया हुआ है, तो आप आराम से कर लेंगे। 5th में पूछा गया है कि कौन कौन से रीअरेंजमेंट करेंगे, तो ए करेगा, आप देखें, बी एक बार करेगा, 3 डिग्री हो जाएगा, सी करेगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। ए में क्या होगा ये भी बता रहा हूं, हाइड्राइड शिफ्ट। बी में क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। सी में क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट। डी करेगा, इसमें क्या शिफ्ट होगा? इथाइल शिफ्ट। ई नहीं होगा। एफ होगा, इसमें क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन, क्लियर, एफ में हो जाएगा। और जी में क्या होगा? जी में भाई साहब 2 बार होगा, 2H, 2 बार होगा सपना पूरा करने के चक्कर में। और H में होगा, H में क्यों होगा? एक H होगा, रेजोनेंस मिल जाएगा उसे,
तो मेरे भाई आंसर क्या है इसका? आंसर है 7। 7 बोले तो डी आंसर है। ठीक है, मैं इसके आधे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, 15 तक कर देंगे। 6th क्वेश्चन, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, डीपीपी में भी ऐसा क्वेश्चन था। जितना स्टेबल कैटायन होगा उतनी कम इंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी उस चीज के लिए। तो मेरे ख्याल से 6 इज वेरी क्लियर। जो इंथैल्पी रिक्वायर्ड है डेल्टा एच इज अगेन 1 अपॉन स्टेबिलिटी। कम स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा इंथैल्पी। तो मेरे भाई सबसे घटिया कैटायन 4th में बना है। सबसे घटिया कैटायन किधर बना है? 4th में। और सबसे बढ़िया कैटायन कहाँ बना है जनाब? 3rd में। तो 3rd सबसे कम होगा। उसके बाद बताइए कहाँ आ जाएगा? 1 और उसके बाद आएगा 2। सो वेयर इज आंसर? है कहाँ है? 1 2 3 बी। आसान है, आसान है, आसान है। 7th में जो कंपाउंड है ना, ये बड़ा मजेदार कंपाउंड है। ये कंपाउंड इसलिए मजेदार है, ध्यान से देखो, एक मजेदार बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। 3 की रिंग में डबल बॉन्ड अनस्टेबल, 3 की रिंग पे प्लस अनस्टेबल, लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाए तो स्टेबल, क्योंकि एरोमेटिक हो जाता है। तो मेरे भाई कुछ फील करो, फील करो अगर आप फील कर सकते हो। दरअसल ये जो भी कंपाउंड है इसमें आयनिक कैरेक्टर रहेगा, अच्छा खासा आयनिक कैरेक्टर रहेगा। इट शुड रिमेन इन फॉर्म ऑफ आयन पेयर। देखें ये एरोमेटिक कैटायन है इसके पास। तो अब आप ऑप्शंस पढ़ें, ए ऑप्शन पढ़ें। ये कह रहा है ये ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन से ज्यादा सॉल्युबल है। मेरे भाई कुछ नहीं दिया जाएगा तो मैं वाटर से कंपेयर करूंगा। अब ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन क्या होता है? ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन ये होता है। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन के चांसेस कम हैं क्योंकि इससे 3 की रिंग पर प्लस आएगा जो कि अनस्टेबल होता है। ये क्यों स्टेबल है याद है ना? एरोमेटिक की वजह से। तो ये कम पोलर है, ये ज्यादा पोलर है, तो ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब अगर ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो गया। क्लियर? अच्छा, हमें नॉट द करेक्ट बताना है। ए तो करेक्ट है, ए करेक्ट है, ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बी ऑप्शन करो। ये कह रहा है येलो प्रेसिपिटेट देगा AgNO3। अब इसमें AgNO3 डालो तो Ag क्या लेकर भागेगा? बोलो, Ag कुछ तो लेकर भागेगा। Ag जो है ना, हेलोजन देख के इससे कुछ हो जाता है, तो AgBr लेकर भागेगा, और AgBr येलो होता है। तो मेरे भाई बी भी करेक्ट है। सी करते हैं, सी वाला है फर्स्ट हैज लोअर डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट कम, गलत बात। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। मेरे भाई चार्ज, इस पे चार्ज है, चार्ज है, तो भैया सी वाला क्या है? इनकरेक्ट। डी वाला पढ़ो, डी वाला क्या है? डी वाला कह रहा है कि ओके इसके 3 इक्विवेलेंट RS आएंगे। AlBr3, AlBr3 या कोई भी लुईस एसिड इसे डिसोसिएट ही करता है। तो अगर मैं AlBr3 लेता हूं तो Br माइनस को AlBr3 लेकर भागेगा AlBr4 माइनस के फॉर्म में, और आपको ये जो मिलेगा इसके 3 RS होंगे, आपको पता है आइडेंटिकल होंगे, एक बार यहां एक बार। तो ये भी क्या है आपका? करेक्ट। सो योर आंसर मस्ट बी सी, दिस शुड बी योर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पता है अपने को, अपन बता देंगे। ठीक है, चलिए 8th करते हैं, 8th। ठीक है, 10th में करेक्शन है, मैं वो भी मेंशन कर दे रहा हूं। पहले 8th कर ले। अरे यार ये 8th तो हमने GOC में खूब किया हुआ यार। कभी अभी भी मैंने बताया, अभी भी बताया, RCl पर तुम कोई भी लुईस एसिड डालो, SbCl5 डालो, AlCl3 डालो, या आप AgNO3 डालो, मेरे भाई इन सबका काम है हेलोजन को लेकर भागना। तो ये बनेगा R+ और साइड में होंगे इनके एनायन, तो ये केटायन बनेगा यार। और केटायन कैसा होता है? ज्योमेट्री पूछी है क्या दोस्त? क्या पूछा है? हाँ, क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। बता दो आंसर क्या आ गया? चाइना। चाइना का नाम भी लेना गलत है इस समय तो, है वाहियात चीज है। कार्बोकेटायन आंसर है अपना। 10th में एक मिसप्रिंट है, 10th में क्वेश्चन में करेक्शन है। एंड इन 10th ये 2 मिथाइल है, यहां OH लगा लीजिए।
CH3 लगा हुआ है, यहाँ OH लगा लो, ठीक है। 11th एक इजी क्वेश्चन है। 11th में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और एट दिस टेम्परेचर नो एलिमिनेशन। आपको याद हो तो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के नोट में लिखा है एलिमिनेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हमने लिखा हायर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। ये हमने तब लिखा था जब कॉम्बिनेशन और एलिमिनेशन की हेडिंग आई थी, हमने लिखा था हायर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। अब मेरे भाई लो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मजाक कर रखे हो क्या, एलिमिनेशन नहीं होगा। अब जरा क्वेश्चन में झांको, 3 ऑप्शन एलिमिनेशन के, A, B और C, तीनों एलिमिनेशन के, तो आंसर ही नहीं हो सकता। तो यहाँ एलिमिनेशन नहीं हो सकता तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन, एंड D इज कॉम्बिनेशन। ओके, सो 12 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 12 बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैंने आपको नोट में लिखाया था, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। तो स्टेबिलिटी केटायन सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा केटायन है 4th में स्टेबिलिटी ज्यादा है, और 1st में स्टेबिलिटी सबसे खराब है। पहला वाला अल्कोहल नहीं है, हर OH जैसी दिखने वाली चीज अल्कोहल नहीं होती, फिनॉल है, फिनॉल। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन का ऑर्डर जो रेट होगा 4th में होगा, 4th में सबसे ज्यादा और 1st में सबसे खराब। कहाँ है ये जनाब, आंसर 1st। कर लेंगे, गुड। मैं आपको 13 बताता हूँ, 13 आसान है यार, 13 आसान है, चालू करने से पहले ही खत्म हो जाएगा। OH मिथाइल डबल डबल OH मिथाइल, सिस ट्रांस कुछ भी हो, आंसर सेम आएगा। क्या दिया है मैंने, सिस दिया है, ओके। H+, मैंने क्या बोला था, एक से ज्यादा अल्कोहल है तो थोड़ा कंट्रोल रखने का भाई, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अच्छा, दोनों सेम ब्रांड के हैं इसलिए और टेंशन नहीं लो, जल निकल गया। जब बताओ जल निकलेगा तो प्लस जो है वो दिख एक जगह पे रहा है लेकिन आएगा 3 जगह पर। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं कि ये प्लस और कहां कहां पर आएगा, यहां है, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। तो क्यों ना इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि आप बेहतर समझ सकें। जनाब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखिए ये बनेगा, और हर केटायन का एक सपना होता है, तो ये क्या कर जाएगा, रीअरेंजमेंट। और अगर ये रीअरेंजमेंट करेगा तो आप, मैं इसे वर्टिकल बना रहा हूं यार दोस्त, रिस्क नहीं लेता हूं भाई, आपको हो सकता है यही डाउट आ जाए। ये OH, ये मिथाइल, ये प्लस, ये डबल, ये डबल, ये मिथाइल, समझदार के लिए काफी इशारा, और आप बोलेंगे तो बताऊंगा दोबारा, ठीक है। इसके बाजू से H निकल जाएगा और मिल गया है आपको एरोमेटिक आंसर। इधर भी होगा, इधर भी होगा, देख लो भाई साहब, ये OH है, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल। जवाब ढूंढ सकते हैं आप। एरोमेटिक वाला आंसर कौन सा है, दुबई, दुबई है क्या, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये 13 कर रहे थे, 13 में आंसर कहाँ आएगा, दुबई आएगा, सही, दुबई। 14 फिर से यार इजी क्वेश्चन, केटायन बनाइए, जो केटायन स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा। 15 जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन DPP में था, वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आप OH पे अटैक कराएंगे, ध्यान दीजिए आज DPP में सेम क्वेश्चन किया है, अगर आप OH पे अटैक कराएंगे तो जो केटायन बनेगा वो 3 जगह पर अपीयर होगा, और उसमें देखें कार्बोनाइल के बगल वाली पोजीशन पर प्लस आ रहा है जो कि उसे अनस्टेबल बना रहा है। इसलिए आप प्लीज नीचे वाले डबल बॉन्ड ऊपर अटैक कराएं, और जब आप नीचे वाले डबल बॉन्ड ऊपर अटैक कराएंगे तो वो प्लस और भी कार्बन एटम्स पर आएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं और मिथाइल माइग्रेट कराएं, यू वुड गेट इट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं 15 बता दे रहा हूं एक बार, जैसे मैंने बता दिया है फिर भी एक बार मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। 15 देखो सारे, मेरे ख्याल से ये है क्वेश्चन, OH मिथाइल, मिथाइल डबल 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 O, तो मैं H+ डालता हूं नीचे, क्लियर, ये डबल, ये OH, तो इसका RS बना लो,
इसका RS बनाओगे तो ये आएगा, ठीक है। OH, ये मिथाइल, मिथाइल यहाँ आ जाएगा, तो इसका OH मिथाइल, OH मिथाइल, डबल डबल और प्लस। हालांकि एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि अगर मैं इधर से रेजोनेंस कराता तो आप दरअसल गलत तो नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हैं। मान लीजिए मेरी बात, आप गलत सोच ही नहीं सकते ये, और इस केस में मिथाइल यहां माइग्रेट कराओ तो आपको मिलेगा OH OH, क्लियर, डबल डबल और ये प्लस। अब वो बाजू से H छोड़ के एरोमेटाइज हो जाएगा, ये क्लियर, और ये एरोमेटाइज होगा तो आपको आंसर मिलेगा OH मिथाइल मिथाइल OH, क्लियर। और नीचे वाला जो RS है, नीचे वाला RS अगर मैं इससे बनाऊं तो यहां पर एक H होगा, इसे हटाकर हम एरोमेटाइज कर दें इसे, और अगर मैंने इसे एरोमेटाइज किया so you would get it आंसर OH OH ये। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ऑप्शन में वही वाला है, ये वाला है ही नहीं, ये ऑप्शन में ऊपर वाला दिया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ सकता दोनों दिए होते तो हम क्या लगाते, मेरे भाई दोनों दिए होते तो भी ऊपर वाला लगाते। अगर एक पूछा गया होता, पॉसिबल प्रोडक्ट्स में दोनों लगा देते, लेकिन अगर एक मेजर प्रोडक्ट पूछा गया होता तो ऊपर वाला लगाते, क्योंकि ग्रुप्स दूर दूर हैं उनमें रिपल्सन कम होगा। सो कीप इट दिस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम आगे बढ़ेंगे और पिछली क्लास में हमने जहाँ तक थ्योरी की थी केस 2 की, उस थ्योरी को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वो थ्योरी थी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, बेहतरीन चीज़ थी, तो उसे लेकर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, क्लियर। तो मैं ये हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ये एक पॉसिबल आंसर है, और अगर पॉसिबल आंसर पूछा जाएगा तो ये बनाएंगे, अगर मेजर पूछा जाएगा तो वाला बताएंगे। चलिए, आपके टेस्ट के सिलेबस में ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर में कॉपी को ही इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लें कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें 24 के टेस्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम केस 2 कर रहे थे। केस 2 में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की बात की थी हमने। अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, इसलिए सारे लोग ध्यान से सुने, ओके। आइए, नोट में ही मैं आगे बढ़ूंगा, नोट में पॉइंट नंबर मैं फर्स्ट से चालू कर रहा हूं, आपको अगर पॉइंट याद हो 5, 6, 7 जो भी थे उसके आगे चालू करिएगा। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की बात करते हैं। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ये आपकी एल्कीन होती, अगर ये आपकी एल्कीन होती, बी पॉइंट। मान लेते हैं एक और केस मान लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये वाला केस मान लेते हैं कि ये एल्कीन होती, और C पार्ट एक और मैं मान लेता हूं कि ये आपकी एल्कीन होती, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एथीन है, प्रोपीन है और नाइट्रोएथीन है, क्लियर। और मैंने इस पर आपको दे दिया Br2 Br2 Br2। मेरे भाई आपको अपना दिमाग बहुत आराम से, जो पढ़ाया गया बस उतना ही लगाना, ज्यादा मत लगाओ। एल्कीन एल्कीन एल्कीन, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। केस 1 है या केस 2, ये आपको सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली Br2 जब भी टूटा होगा, जैसे भी टूटा होगा, किसने तोड़ा होगा, याद है, मैकेनियम पढ़ चुके हो, यही एल्कीन तोड़ता था। जब ये एल्कीन को ऐसा परपेंडिकुलर अप्रोच करता था तो एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल करके उसे तोड़ देती थी। तो मेरे भाई इस एल्कीन पर जब ये Br2 का Br प्लस आएगा तो Br प्लस केस 2 था। Br प्लस क्या था, केस 2 था। Br प्लस क्या था, केस 2 था। सारे लोग देखेंगे, आज सारे लोग देखेंगे। देखिए ये एनसीसी बना है, ये एनसीसी बना है, बना है नहीं बना है। वैसे अगर आपके पास बुद्धि नाम की चीज है तो आपको पता है एक और एनसीसी बना होगा, वो एनसीसी मैं फिलहाल यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये दोनों एनसीसी सेम है, ये दोनों एनसीसी क्या है, सेम है। क्या आपको पता है ये दो कैसे बने हैं?
एक एल्कीन के ऊपर से अप्रोच करते समय बना होगा और एक एल्कीन के नीचे से अप्रोच करते समय बना होगा। फिलहाल ये दोनों सेम हैं, ये आपको पता है ना? ओके गुड। हमारा यहाँ पर फोकस दरअसल कुछ और है, इसलिए मैं एनसीसी कितने बने इस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला। चलिए आप मुझे बताइए कि दूसरे वाले केस में जो एनसीसी बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, देखिए CH2 Br प्लस और इधर क्या है बताइए, एक H भी है, हाँ ऐसा कर लेते हैं, और एक CH3 भी है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगी। मैं बोल रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगी। और ठीक है, वो आप समझते हैं, ये एक और एनसीसी बना होगा तो मैं इसे ब्रैकेट में प्लस माइनस लिख रहा हूं क्योंकि वो एनसीसी इसकी मिरर इमेज होगा। एक ऊपर से ऊपर एनसीसी, एक नीचे से Br तो नीचे से एनसीसी। हमारा मुद्दा यहाँ पर नंबर ऑफ एनसीसी काउंट करना नहीं है, वो अलग बात है कि वो काउंट हो रहे हैं। आओ बच्चों मुझे बताओ, सेम काम यहाँ पर NO2H, ध्यान से देखना, CH2 Br ये प्लस और ये रेशमिक मिक्सचर। क्लियर? अब मुद्दा ये है कि अब इस पर जब Br माइनस, देखिए मैंने केस 2 में एक A प्लस लिखा था, A प्लस A था वो जो पहले यहां आ रहा था, और फिर B माइनस अटैक कर रहा था। इस केस में आपको पता है सबको B माइनस में क्या है, Br माइनस, B माइनस में क्या है, Br माइनस, B माइनस में क्या है, Br माइनस। ओके, सो इट्स क्वाइट इजी। आप अगर ये देखें कि इस केस में Br माइनस को यहां और यहां अटैक करना है, यहां अटैक करेगा तो ये खुलेगा और यहां अटैक करेगा तो ये खुलेगा। ठीक है, तो इन दिस केस Br माइनस इधर और इधर बराबर परसेंटेज में अटैक कर सकता है। आप देखें 50% इधर तो 50% इधर, क्योंकि इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो समझने वाली बात यह है कि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन तो सेम, सब कुछ सेम है, तो जितना इधर अटैक कर सकता है उतना इधर अटैक कर सकता है। वो अलग बात है कि वो कहीं भी अटैक करे चीजें सेम बन रही है। अगर ये Br राइट में अटैक करेगा तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि आंसर ये आएगा? देखिए ये इधर अटैक करेगा ये खुल जाएगा, और अगर ये उधर अटैक करेगा तो ये आंसर आएगा। देखिए अगर Br इधर से आता और ये खुल जाता है तो ये आएगा। हालांकि ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, आपको पता है, ये कंफर्मेशन है, ऐसा करके लिखा हुआ है। फिलहाल तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस केस में बराबर पॉसिबिलिटी थी अटैक की। लेकिन अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो सारे लोग ध्यान से सुनना, एक झटके में समझ जाओगे। यही है इंपॉर्टेंट जो पूरी ऑर्गेनिक में हर चैप्टर में कई बार आएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखें कि इधर हिंड्रेंस ज्यादा है, इधर देखिए सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इधर सब्स्टिट्यूशन कम। तो अब मेरे भाई एक बेहतरीन चीज देखने को मिलती है, और वो बेहतरीन चीज ये है कि इधर अटैक होगा तो ये खुलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू वुड फाइंड कि यहां अटैक जो होता है उससे लगभग 80% प्रोडक्ट आता है। समझ गए? समझदार के लिए काफी इशारा। और यहां अटैक से बहुत माइनर प्रोडक्ट आता है। क्या आता है? बहुत माइनर प्रोडक्ट आता है। तो ये डोमिनेटिंग होता है, ये डोमिनेटिंग होता है। अच्छा, अब आप कहोगे तो क्या ये याद रखना है? अरे पहले सुन लो फिर बताऊंगा लॉजिक क्या है। सिमिलरली अगर आप सी वाले में जाएं तो यहाँ NO2 है, यहाँ H है, और यहाँ ये CH2 है। जनाब याद रखना, इस केस में यहाँ अटैक और इसका खुलने वाला ये 80% यानी कि मेजर होता है। तो इस बात को समझो। अब आप कहोगे सर ये कैसे डिसाइड कर रहे हो, ये कैसे डिसाइड कर रहे हो? आओ थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री समझ लें, और अगर थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री समझ ली तो एक झटके में समझ में आ जाएगा। आप खुद बताइए, इस एल्कीन में मिथाइल की वजह से पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन का सेंस क्या था? पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन का सेंस क्या था? ये था। और इस NO2 की वजह से इस एल्कीन में पाई बॉन्ड पोलराइजेशन का सेंस क्या था? ये था। तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस कहां क्रिएट हो रहा है? इस कार्बन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और अगर इस कार्बन पर सबसे ज्यादा प्लस आ रहा था तो फिर Br को वहीं अटैक करना चाहिए। सो इजी।
आप समझे? मैंने आपको पिछली क्लास में मैकेनिज्म में बताया था कि ये दिख वो नहीं रहा है जो ये है, ये असलियत नहीं दिख रही है, ये आपके सामने झूठ है, इसलिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपको बताया गया वो लगाना पड़ेगा, प्लस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और बीआर की डेफिशिएंसी नहीं है, उसने तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कराए हैं ताकि ये थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड महसूस कर सके। इस सी पर प्लस और इस सी पर प्लस आप इस बॉन्ड की पोलराइजेशन के सेंस से ये समझ सकते हैं कि कहां मेजर प्रोडक्ट के लिए अटैक होगा। सो इससे कुछ बुक्स में लिखा होता है जहां केटायन स्टेबिलिटी आ रही हो, ये डाइल्यूटेड चीज है, शॉर्टकट से प्रोडक्ट बनाने के लिए चीज है, बट आप लॉजिकली यही समझ सकते हैं। बुक्स में लिखा होता है जहां केटायन ज्यादा स्टेबल हो, यहां पर इस वाले में, यहां पर इस वाले में, यहां पर NO2 की वजह से तो डिस्टेबलाइज्ड होगा, वहां पर मेजर प्रोडक्ट के लिए अटैक होता है। इट्स नॉट ए कॉन्सेप्ट मैन, इट्स अ लाइन बाय विच यू कैन हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि भैया इसे प्रोडक्ट बनाना है। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि भाई खुद देखो, in polarization of this alkene, this carbon would attain more magnitude of positive charge, and in such kind of polarization due to NO2, this carbon would attain more magnitude of positive charge. Then obvious, it's a very obvious कि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना चाहिए। ओके, सो चलो मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, और Br ने अगर अटैक किया इस कार्बन पर और ये खुल गया, तो मेरे ख्याल से ये होगा Br, ये होगा CH3, और इधर मैं लिख देता हूं CH, और ये आया जनाब क्या, CH2Br। क्लियर? और कौन है ये? मा मीन्स मेजर प्रोडक्ट, और इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ, इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ। सुना नहीं आपने? ये ऐसा Br ये इधर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो ये Br बीच वाले कार्बन पे रहेगा। अगर आप सी में मां ढूंढ रहे हैं तो ये देखिए, ये है मेजर प्रोडक्ट NO2 के केस में। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं भी यार लिखाने को वही बुक वाली चीज लिखा देता हूं, लेकिन आपके दिमाग में वो ओरिजिनल चीज होनी चाहिए। NCC opens from that site, बोलो, that site at which cation stabilizing, cation stabilizing क्या, एटम या फिर ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप्स आर प्रेजेंट। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप समझ गए हैं कि अगर एल्कीन हमारी अनसिमेट्रिकल है तो हम ये देखेंगे, एल्कीन अगर इधर पोलराइज हो रही है तो इस जगह पर अटैक करेगा Br माइनस, और उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज आएगा प्रोडक्ट का। NO2 क्या करता है, -R, जिसकी वजह से एल्कीन ऐसे पोलराइज होती है, तो प्लस यहाँ ज्यादा आएगा, तो उस केस में Br यहाँ अटैक करेगा। क्लियर? सो इसके बाद एक और छोटा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर चलते हैं, सारे लोग देखेंगे। सेकेंड पॉइंट बहुत मजेदार है, दिल खुश हो जाएगा। और ये जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, आपका मन हो तो ये पॉइंट ना लिखना, लेकिन इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल ई की पावर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। आप पॉइंट लिखो या ना लिखो, इंपॉर्टेंट जरूर लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये पॉइंट? आइए, दरअसल कई रिएक्शंस में थ्रू आउट होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हम कई रिएक्शंस की प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखेंगे। क्लियर? तो उस समय हम कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, वो हम यहां सीख सकते हैं। ठीक है, आइए सारे लोग ध्यान से देखेंगे। मैं जैसे आपको देता हूं, ये देखिए C डबल बॉन्ड C, ठीक है, देखिएगा आसान लगेगा आपको, और ये CH3 है, ये H है, ये CH3 है, ये H है। क्लियर? ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, मैं एक और दे देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर? बहुत आसान, इजी। ओके, करें। अब मेरे भाई इस पे आप कुछ अटैक कराएं, तो जब आप कुछ अटैक कराते हैं, तो जैसे आप Br2 अटैक कराते हैं, और आपको पता है Br2 एंटी एडिशन करता है, एंटी एडिशन को हम ट्रांस एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप बहुत आराम से देखिएगा, इस पे मान लीजिए मैं Br2 को ही लेता हूं। क्लियर? और Br2 करता है एंटी एडिशन। सो वन ऑफ द मेथड इज
कि आप पूरी रिएक्शन को विद मैकेनिज्म करें, पूरी रिएक्शन को विद मैकेनिज्म करें। तो चलिए मैं एक चांस देता हूं आपको कि आप घर में जरूर इसे ट्राई करिएगा विद मैकेनिज्म करने का। तो ये एल्कीन है दोस्त, इस एल्कीन, ऐसी एल्कीन होगी पूरी, उसमें Br2 एक बार ऊपर से आएगा, एक बार नीचे से आएगा, ये सारे काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। और NCC बनेगा, फिर दूसरा Br उसे दूसरी तरफ से खोलेगा, अपोजिट साइड से खोलेगा, एंटी एडिशन है। तो मैं आपको प्रोडक्ट लिखने का एक शॉर्टकट बताता हूँ, एकदम मजा आ जाएगा भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा। देखिए ऐसे लाइन खींच लो, सारे लोग देखो, ऐसे लाइन खींच लो, खींच लोगे लाइन, पक्का? तो लाइन खींचने के बाद आपको ये पता है कि Br2 अगल बगल ही होगा, यहां और यहां होगा, एक Br इधर होगा एक इधर होगा, पता है आपको, ये भी पता है एक Br इधर होगा एक Br इधर होगा, क्लियर। आपको ये भी पता है कि अगर एक Br यहां नीचे होगा तो यहां एक Br ऊपर जुड़ा होगा, क्योंकि एंटी एडिशन, पता है ना भाई साहब। यहां मैं मेंशन कर देता हूं Br2 एंटी एडिशन, क्लियर। कैसा है? एंटी एडिशन, क्लियर। कितना आसान है। अगर यहां एक Br नीचे तो एक Br ऊपर, तो यहां नीचे वाला केस ले लिया, तो यहां अगर ऊपर तो यहां क्या होगा? नीचे। कितना इजी है, मजाक चल रहा है, ये तो बहुत आसान है मेरे भाई। एक बात बताओ, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन पर अगर हम थोड़ा सा बात करें, यहाँ क्या था? Br नीचे था, तो इस कार्बन पर कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा, इस कार्बन पर कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा। 4 बॉन्ड बनानी है अपने को, टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा, कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा। ऐसा मैंने तो केवल बॉन्ड बनाई है, टेंशन मत लेना, अब आपके ऊपर है सब कुछ। लुक एट योर एल्कीन, ए एल्कीन को देखो, ये सिस है या ट्रांस? सेम साइड को सिस बोलते हैं। क्या है ये? सिस। देखना कितना फ्रीडम है आपके पास। नाउ इस कार्बन पर एक मिथाइल होगा, एक H होगा, इस कार्बन पर भी एक मिथाइल होगा, एक H होगा। नाउ यू आर फ्री टू सेलेक्ट मिथाइल को वेज पे रखना है या डैश पे रखना, आपकी मर्जी। बोलो बोलो बोलो, किधर रखें? बोलो किधर रखें? इस कार्बन पे मिथाइल को वेज रखें या डैश रखें? चलिए अगर मैं वेज रख लूं तो आप डैश रख लीजिएगा, घर पे देख लीजिएगा सेम होगा। और अगर मैं डैश रखता हूं तो आप वेज रख लीजिएगा। वैसे आप लोग की पसंद मुझे पता है, आप लोग डैश पसंद करेंगे, क्योंकि आप लोग समझ गए। ओके, मान लेते हैं कि इस डैश पर मैंने मिथाइल रख दिया। क्या रख दिया? मिथाइल। दिख रहा है आप सबको? हाँ, यहाँ मिथाइल रख दिया, तो वेज पर मुझे हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। अगर डैश पे मैंने मिथाइल रखा तो वेज पे हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। और ये एल्कीन कैसी है? सिस। तो अगर यहां डैश पर मिथाइल है तो यहां भी डैश पर मिथाइल लेना पड़ेगा और यहां H लेना पड़ेगा। देख लो देख लो देख लो, सिंपल है। अच्छा, अब एक बार जो डिसाइड कर लिया है वही करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इस डैश पर क्या लेंगे? मिथाइल, वेज पर H, डैश पर मिथाइल, वेज पर H। मेरे भाई ये है प्रोडक्ट, आपने आंसर बना लिया है, बधाई हो, आंसर मिल गया आपको। क्या करना है? ऐसी लाइन खींचनी है, इधर अप डाउन डाउन अप, ठीक है। फिर बाकी 2 बॉन्ड्स पर आपको चीजें लगानी है ना। यू कैन स्टार्ट इट विद लाइक वेज पर लगाना है या डैश पर लगाना है। अगर वेज पर लगाना है तो वेज पे लगा लो, फिर उसी हिसाब से देख लेना। जैसे अच्छा बताओ, अगर मैंने ये मिथाइल वेज पे लगाया होता तो ये वाला मुझे डैश पे लगाना पड़ता, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये आंसर है। और अगर आपके पास बुद्धि नाम की चीज है तो ये एनेंसियोमर है, ये एनेंसियोमर है। आपको अगर नहीं दिख रहा है, एनेंसियोमर बोलते हैं मिरर इमेजेस को। अगर नीचे मिरर रख दें आप यहां, तो देखिए यही इमेज मिलेगी। ये यहां रखो ना, देखो Br की इमेज Br, इस मिथाइल H की मिथाइल H ऐसे आ जाएगी, ये मिरर इमेज। क्लियर? तो इसका आंसर हम कैसे बना सकते हैं? इसका आंसर मैं फिशर प्रोजेक्शन में बनाऊं अगर, तो इसका आंसर ये आया है, मिथाइल H Br, H Br इधर आएगा, H मिथाइल प्लस 2 है ना, मिथाइल Br H H Br मिथाइल। देखें ये एनेंसियोमर्स हैं, ये रेशमिक मिक्सचर है, ये प्लस माइनस हैं, और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो इसी को हम थ्रियो बोला करते थे। क्या बोला करते थे जनाब? थ्रियो। थ्रियो ऑप्टिकल में पढ़ा था, थ्रियो नाम है इसका, नाम है थ्रियो। अच्छा, अब अगर मैं सेम काम करूं ट्रांस के लिए, तो आप ये आप बता देना, पूरा आप बता देना। देखो आपसे उम्मीद कर रहा हूं मैं,
पीछे वाले कह रहे हैं आप उम्मीद करिए हम उस पर पानी फेरेंगे, प्लीज ऐसा मत करिएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हम Br2 का एंटी एडिशन कराएंगे। तो नियम क्या कहता है प्रोडक्ट बनाने के लिए? ऐसे लाइन खींच लो, खींच लेंगे, लाइन तो खींचनी आती है, हाँ ओके। अब बताओ अगर यहां Br नीचे तो यहां Br ऊपर। अब यहां नीचे लिया तो यहां नीचे लेने का फायदा नहीं है, यहां ऊपर तो यहां नीचे। देखो देखो मजेदार है। अब जनाब बताइए, यहां कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा, कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा, कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा, कुछ डैश में होगा, कुछ वेज में होगा। सही बात है। चलिए नाउ सेलेक्ट मिथाइल और एच, डैश या वेज, जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी। पिछली बार मिथाइल को डैश में लिया था, इस बार वेज में ले लेते हैं। देखो आप फ्री हो, एक बार आप सेलेक्ट जो करोगे वही पूरे में लगाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने मिथाइल को वेज में ले लिया, मान लो, लेट अस कंसीडर हमने मिथाइल को वेज में ले लिया, तो एच मुझे डैश में लगाना पड़ेगा। और ये मिथाइल अगर वेज है तो ये मिथाइल को डैश होना पड़ेगा। क्या? इस मिथाइल को डैश होना पड़ेगा। सेम 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 सेम, इस कार्बन पे मिथाइल वेज था तो इस कार्बन पर मिथाइल वेज, हाँ एच डैश, और इधर मिथाइल क्या होना पड़ेगा? डैश, और ये एच। देखो देखो देखो। अब मेरे भाई अगर पहले के नीचे मिरर लगाओ, पहले के नीचे मिरर लगाओ तो दूसरे वाला उसकी इमेज बनेगा, पहले के नीचे मिरर लगाओ तो दूसरा वाला उसकी इमेज बनेगा। अब इतना इमेज की परवाह मत करना क्योंकि दोनों सेम सेम हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रही। देखो देखो, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? अरे बोलो दिख रही है क्या? Br से Br मिलाते चलो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलाते चलो, मिथाइल से मिथाइल, कार्बन से कार्बन, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इधर। और सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो क्यों ना मैं इसे फिशर में बना दूं, है? तो क्या आप ये समझ पाए हैं कि Br मिथाइल, H मिथाइल, और ध्यान से सुनना सारे लोग, ये Br, ये H, ये मिथाइल, ये दिखते दो हैं लेकिन हैं एक। पीछे वाला इमोशनल हो रहा है, ये दिखते दो हैं लेकिन हैं एक, क्योंकि मेरे भाई ये इस केस में मेजो कंपाउंड है। इस केस में क्या है? ये मेजो कंपाउंड है, और नाम तो सुना ही होगा, एराइथ्रो। इसे बोलते थे थ्रियो, इसे बोलते थे एराइथ्रो, थ्रियो एराइथ्रो, थ्रियो एराइथ्रो। ध्यान से देखो, पहले इतना पॉइंट देख लो, सही है। चलें आगे, पक्का आसान है। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट क्या है इसका। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट ही तो है यार, इससे अच्छा शॉर्टकट क्या लोगे। एक केस और देता हूं मैं आपको, CD, ये आप घर से करके लाइएगा। फिर से मैंने आपको दिया CH3CH डबल बॉन्ड, ये आप लोग घर से करिएगा, CH3H, और ये है CH3CH, और ये है HCH3। मैं आपको बता दूं, ये X2 जोड़ना है, मैंने जनरलाइज कर लिया है, मैं Br2Cl2 I2 नहीं ले रहा हूं, X2 जोड़ना है। और इस बार जनाब जोड़ेंगे क्या? सिन, सिन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सिन एडिशन। अब आप फिर से मुंह बना के बैठोगे क्या है, तो मेरे जनाब कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे कर लेना, ठीक है। और अलाओ X इधर नीचे होगा तो इधर भी नीचे होगा, सिन मतलब सेम साइड, और X अगर ऊपर होगा तो इधर भी ऊपर होगा। कर लोगे? तो यहाँ कुछ डैश में होगा, यहाँ कुछ वेज में होगा। कर लोगे? ये सब तो डैश में होगा, वेज में होगा, डैश में होगा, वेज में होगा, डैश में होगा, वेज में होगा। फिर से वही कहानी, मान लो, लेट अस कंसीडर, ये वेज डैश जो मानना वो मान लो, डैश मान लो चलो। तो यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन। इसके नीचे मिरर लगाओ और ये पाओ, देखो देखो, इसके नीचे मिरर लगाओ और ये पाओ। समझदार के लिए क्या काफी इशारा, मेरे भाई ये दो नहीं है, ये दो नहीं है, ये सिंगल है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। देख लो देख लो देख लो। तो ये क्या आ गया? एराइथ्रो। फिर से आएगा Me, HX, HX, Me, और क्या आ गया? X, X,
MEH। ये क्या आया बोलो? एराइथ्रो। क्या आया ये? एराइथ्रो। यार ये आखिरी वाला आप कर लोगे, आखिरी वाला आप कर लेना, प्लीज कर लेना। देखो मैंने प्लीज बोल दिया आपको। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा थ्रियो। क्या आएगा आंसर? थ्रियो। MEXHHME प्लस ये आ गया थ्रियो। ये कर लेना आप बिल्कुल वैसे। यानी कि अगर हमें एल्कीन का नेचर पता हो कि वो सिस है या ट्रांस, और हमें ये पता हो कि जुड़ने वाली चीज एंटी जुड़ रही है या सिन, तो हम प्रोडक्ट को खटाखट ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है हमको। ठीक है, चलो एक चीज पूछता हूं मैं। सोचो यहां मिथाइल मिथाइल था, Br2 एंटी एडिशन कराया, कितने आंसर आए? 2 आंसर आए। ये और इसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग है एनहांसियोमर्स। सोचो जरा मिथाइल मिथाइल ट्रांस में तुमने एडिशन कराया, कितने आंसर आए? 1। ये दोनों सेम है, देख लो सेम है, मिरर इमेजेस, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, ये सेम है। लेकिन जनाब सोचो अगर मैंने यहां इथाइल कर दिया होता, यहां मिथाइल यहां इथाइल, ट्रांस ही रहता, यहां मिथाइल यहां इथाइल, तो मेरे भाई इस वाले मिथाइल को इथाइल कर दो, इथाइल कर दो, तो नीचे वाला मिथाइल इथाइल आता, ये भी इथाइल आता, और अब इथाइल इथाइल में एराइथ्रो तो होता, ये सेम साइड, लेकिन ये सेम नहीं होते। इथाइल मिथाइल में ये सिमेट्री नहीं होती ना दोस्त, सिमेट्री नहीं होती, तो फिर ये 2 आंसर होते। तो मेरे भाई ये जो पूरी चीज है ना, इसे एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? और ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये है एल्कीन, क्लियर? ये है एडिशन, और ये है प्रोडक्ट। क्लियर? एक झटके में कर लेंगे। एल्कीन आपकी कैसी मिलेगी? सिस या ट्रांस, सिस या ट्रांस। एडिशन कैसा करोगे आप? सिन या एंटी। अभी आपने केवल सिन एडिशन पढ़ा नहीं है, बट पूरी ऑर्गेनिक में आप कई रिएक्शन सिन पढ़ेंगे। क्लियर? ये याद रखें, सिन एडिशन को कई बुक में सिस एडिशन, और ट्रांस एडिशन को कई बुक, एंटी एडिशन को कई बुक में ट्रांस एडिशन बोला जाता है, तो टेंशन मत लेना। अब देखो तुमने सिस पर सिन किया तो एराइथ्रो आया, आया ना यार एराइथ्रो, तो वी कैन हैव ए आंसर एराइथ्रो। सिस पर सिन करा, और देखो तुमने ट्रांस पर एंटी करा था तो भी एराइथ्रो आया था, तो ट्रांस पर एंटी तो भी एराइथ्रो आया था, सही है। और बाकी केस में थ्रियो आया है, बाकी केस में थ्रियो आया है। मैं इसमें एक कैटेगरी बना सकता हूं बहुत मजेदार, वो ये कि अगर प्रोडक्ट आपकी सिमेट्रिकल है और एक केस में अनसिमेट्रिकल, जैसे इस जितने केस मैंने बोर्ड पर डाले हैं उसमें सारे केस में प्रोडक्ट सिमेट्रिकल है। मैं अनसिमेट्रिकल का कौन सा केस की बात कर रहा हूं? मान लो यहां मिथाइल होता, यहां इथाइल होता, या फिर तुम Br2 की जगह जोड़ रहे होते BrCl, तो एक Br जुड़ने वाली चीज होती और एक Cl जुड़ने वाली होती चीज, तो उसमें फर्क आता। तो अनसिमेट्रिकल के केस में तो बहुत क्लियर है, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो हर केस में 2 आंसर आएंगे, अगर अनसिमेट्रिकल है तो हर केस में रेशमिक मिक्सचर आएगा, हर केस में रेशमिक मिक्सचर आएगा, ध्यान से देखो। क्लियर? लेकिन अगर सिमेट्रिकल है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, तो आप देख सकते हैं ट्रांस एंटी, एराइथ्रो आपका मीजो बन जाएगा, मिथाइल मिथाइल सेम, मीजो मीजो, ऊपर वाला भी देखो मीजो है, सिमेट्रिकल है तो मीजो बन जाएगा। लेकिन अगर यही मिथाइल की जगह इथाइल होता तो ये मीजो नहीं होता। तो पहले 2 केस में क्या आ जाएगा? जो एराइथ्रो होगा उसी को हम मीजो बोलेंगे, और थ्रियो वाला सेम रहेगा यार, थ्रियो प्लस माइनस, थ्रियो प्लस माइनस। ओके, कई बुक्स में इसे कैसे याद करने के लिए दिया जाता है मैं बताता हूं आपको। कई बुक में ऐसे याद कराया जाता है। देखो ये क्या है? CAT, कैट, कैट माने सब पता होगा आपको यार। ये सब याद करने की जगह जो मैं बोल रहा हूं वो सुने और हमेशा अपने दिमाग में रखें इस कॉन्सेप्ट को। तो मेरे साथ बोलिएगा, बोलेंगे सारे, बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बोलिए, जैसी एल्कीन, बोलो सारे, जैसी
एल्कीन, बोलो सारे बोलो पहले, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, क्या बोला मैंने, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, तो बड़ा वाला नाम, बड़ा वाला नाम क्या है, एराइथ्रो, छोटा वाला नाम क्या है, थ्रियो, बड़ा वाला नाम एराइथ्रो, छोटा वाला थ्रियो। फिर से सुनो, जैसा नाम अगर वैसा ही एडिशन, या जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, तो बड़ा वाला नाम हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया। देखो सिस एल्कीन पर तुमने सिस एडिशन कराया तो एराइथ्रो, ट्रांस पर तुमने ट्रांस बोले तो एंटी एडिशन कराया तो एराइथ्रो, अदरवाइज थ्रियो। ये बहुत जगह पर यूज होगा ऑर्गेनिक में। सो ये दोनों चीजें अपने दिमाग में रखनी इंपॉर्टेंट हैं। और वंस अगेन रिवाइज योर थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, मैकेनिज्म की अच्छी तरीके से करें। सीट में आगे हम क्वेश्चंस अभी नहीं बढ़ सकते, तो मैं आपको आगे अगली क्लास में DPP 15 आएगी, तो DPP 15 आप मार्क कर लें। और DPP 15 आज मैं कोशिश करूंगा शाम तक अपलोड हो जाए, तो आप DPP 15 अटैम्प्ट करेंगे होमवर्क में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।